हेलो बेटा, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। चलो, आज थोड़ा सा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने काफी दिन से कोई लेक्चर्स वगैरह नहीं हुए थे, तो अभी थोड़े बना देता हूँ और फिर आज एक छोटा सा टॉपिक और उसमें ले लेता हूँ, डाइपोल। ज्यादा बड़ा लेक्चर नहीं होगा, समझ लो। डाइपोल मूवमेंट पे हम लोग बात बेसिकली करेंगे, ठीक है? शॉर्टकट है, थोड़ा फास्ट करूंगा, समझना, बेसिक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। ओके, तो तुम्हें मजा आएगी। और तुम लोगों को मैं पढ़ा चुका हूँ, एक रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से है, लेकिन अगर जिसने कभी डाइपोल नहीं पढ़ा है उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो छोटी छोटी बातें होती हैं जो डाइपोल में लोग समझते नहीं, ठीक है? चलो, डाइपोल मूवमेंट यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट बेसिकली क्या होता है? देखो, सबसे पहले तुम्हें एक बात समझनी है कि जब भी कभी हमें किसी भी चीज का इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट निकालो, मैं जनरलाइज डेफिनेशन की बात करूंगा। अगर सपोज ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है और यहाँ पे एक चार्ज रखा है, ध्यान से समझना, और उस चार्ज को मैं क्यू मान लेता हूँ, और इवन दैट में प्लस माइनस कुछ भी नहीं मानो, जैसे क्यू चार्ज मान लेता हूँ, ठीक है? प्लस माइनस बाद में डिफाइन कर लेंगे। ये ओरिजिन है, तो इसका कोई ना कोई पोजीशन वेक्टर होगा इस पॉइंट का जहां पे ये चार्ज रखा गया, तो इस पोजीशन वेक्टर को मैं नाम दे देता हूं आर वेक्टर। डाइपोल, एक्चुअली डाइपोल तो एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री का नाम है, कोई एक ज्योमेट्री फ्रेम करी गई, उसको हम बोल देते हैं डाइपोल। मेन हमें निकालना होता है उसका मूवमेंट, और मूवमेंट निकालने के लिए तुम्हें थोड़ा सा अगर आइडिया हो, तुमने 11 में पढ़ा है सेंटर ऑफ मास, वहां पे मैं एक मास मूवमेंट की बात कर देता हूं। मूवमेंट का मतलब होता है कि हम जिस भी पॉइंट के अबाउट जिसका मूवमेंट निकालना चाहते हैं, तो वो मास इनटू उसका पोजीशन वेक्टर मल्टीप्लाई कर दो, तो वो मूवमेंट हो जाता है उस पॉइंट के अबाउट। तो हम इस चार्ज का मूवमेंट निकालना चाहते हैं अबाउट ओ। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? हाँ, ये डाइपोल नहीं बना रहा है, क्योंकि डाइपोल के लिए तो तुम्हें बचपन से तुम्हारे दिमाग में ये चीज भर दी जाती है कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक प्लस क्यू चार्ज रखा है, उसके साइड में एक माइनस क्यू चार्ज रखा है, तो वो डाइपोल होगा। बिल्कुल सही बात है, दो पोल होते हैं, उसमें दो एक्जिस्टेंस होता है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक जनरल डेफिनेशन की बात कर रहा हूं कि अगर एक सिंगल चार्ज रखा हो तो उसका मूवमेंट क्या हो सकता है, क्योंकि डाइपोल तो ज्योमेट्री है। कौन सी ज्योमेट्री? एक प्लस एक माइनस की ज्योमेट्री को हम लोग डाइपोल बोलते हैं। निकालना क्या होता है उसका मूवमेंट, तो हम यहाँ पहले मूवमेंट की तो बात कर लें, बाद में हम बात करेंगे ना कि भाई क्या है। तो अगर मुझे ये क्यू चार्ज है तो इसका मूवमेंट ओ के अबाउट निकालना है, तो उसका मूवमेंट उसको जनरली पी से डिफाइन किया जाता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। दिस इज इक्वल टू क्यू इनटू आर वेक्टर, बात खत्म, बस सिंपल। मूवमेंट की डेफिनेशन इतनी है, चार्ज इनटू आर वेक्टर। चार्ज को साइन के साथ रखा जाता है, क्योंकि ये बात पहले भी मैं कर चुका हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे पढ़ाते वक्त कि अगर पोजीशन वेक्टर फॉर्म में कोई चीज डील करते हो तो चार्जेस को हमेशा किसमें रखना है? साइन में। अच्छा बताओ, यहां अगर प्लस चार्ज होता तो क्या यहां प्लस रख देते, और अगर यहां माइनस चार्ज होता तो क्या माइनस रख देते? अब सोचो अगर ये माइनस रख दिया जाता, यहां पे माइनस होता तो माइनस आर हो जाता, तो जो पोजीशन वेक्टर इधर है क्या वो इनसाइड हो जाता कि नहीं हो जाता? ये सब बातें आएंगी। तो अभी डाइपोल की डायरेक्शन, जो पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन है, अगर ये प्लस है तो ठीक है, अभी मैं प्लस माइनस कुछ लगा नहीं रहा हूं, वो जनरली डिपेंड करेगा तुम क्या लग रहा हो। तो यहां पे ये आ गया, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब देखो, इसको थोड़ा जनरलाइज में प्रूव करता हूं ताकि तुम्हें एक बात थोड़ी अंडरस्टैंड हो जो बहुत इंपॉर्टेंट होगी तुम्हारे लिए। मान लो मैं यहां पे एक चार्ज मान लेता हूं Q1 और यहां पे एक चार्ज मान लेता हूं Q2। प्लीज जल्दी जल्दी समझना, ठीक है? ये ओरिजिन है। क्या इसका पोजीशन वेक्टर मैं मान सकता हूं कि दिस पोजीशन वेक्टर इज R2 वेक्टर? क्या इसका पोजीशन वेक्टर मैं मान सकता हूं दिस पोजीशन वेक्टर इज लाइक R1 वेक्टर? ये सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बताओ, इन दोनों चार्जेस का मूवमेंट लिखते हो। साइन अभी भी नहीं बनाया, साइन पे सब बातें बाद में करूंगा, अभी कुछ नहीं, अभी जो है वैसे रखते चला जाना है। तो बताओ, मूवमेंट अबाउट O इज इक्वल टू क्या लिखोगे? Q1 R1 वेक्टर प्लस Q2 R2 वेक्टर। क्या यही मूवमेंट है? सबको समझ में आ रहा है? ओके अबाउट मूवमेंट ये होगा, कोई डाउट तो नहीं? अच्छा चलो, मैं एक यहाँ पे पॉइंट मान लेता हूँ P, सॉरी बल्कि ओ डैश मान लो, चलेगा, ठीक है? तो तुम सोचो, इसके अबाउट भी तो इसका मूवमेंट लिखा जा सकता है। अगर मैं बोलूं कि ये और ये पोजीशन वेक्टर मैं मान लूं कि R1 डैश है, और ये पोजीशन वेक्टर मैं मान लूं कि R2 डैश है, तो बताओ डाइपोल मूवमेंट अबाउट O डैश Q1 R1 डैश प्लस Q2 R2 डैश। अंडरस्टैंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अच्छा सोच, ये पॉइंट यहां पे, तो क्या O के अबाउट इसका भी तो कोई ना कोई पोजीशन वेक्टर होगा। अगर मैं इसके पोजीशन वेक्टर को मान लूं R वेक्टर, चलेगा? तो ढंग से जरा सोचो, ट्रायंगल दिखा रहा हूं तो मैं ढंग से ध्यान देना। O से Q2 पे गए, ये देखिए O, ये अगर ढंग से ध्यान दो तो इस वाले ट्रायंगल में, ये जो ट्रायंगल मैं बना रहा हूं, इसमें मैं एक चीज लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं जरा समझना जल्दी से। यहां मैं लिख सकता हूं R वेक्टर प्लस R2 डैश वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर। देख लो मैंने क्या लिखा है, ट्रायंगल लगाया। ये
प्लस ये इज इक्वल टू दिस रिजल्टेंट। समझ आ रहा है? तो यहां से अगर तुम ढंग से ध्यान दो तो तुम देखो जरा R2 डैश वेक्टर इज लिख सकते हो R2 वेक्टर माइनस R वेक्टर, इसको इस साइड भेज दिया गया तो R2 डैश निकला है। सिमिलरली ये ट्रायंगल देखो, इसमें क्या लिख सकते हो R वेक्टर प्लस R1 डैश वेक्टर, R वेक्टर प्लस R1 डैश, अंडरस्टैंड हो रहा है, इज इक्वल टू R1। तो यहां से R1 डैश इज इक्वल टू लिख सकते हो R1 वेक्टर माइनस R वेक्टर। ये दोनों चीजों को यहां पुट करो जल्दी से फटाफट। ओके देखो, तुम मुझे बताओ क्या PO डैश इज इक्वल टू Q1 और यहां क्या लिखा जा सकता है R1 वेक्टर माइनस R वेक्टर प्लस Q2 और यहां क्या लिखा जा सकता है R2 वेक्टर माइनस R वेक्टर। दैट मींस Q1 R1 वेक्टर ये इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ये समझ आ रहा है कि नहीं है? अब देख इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो भी तो प्लस रहेगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना Q2 R2 डैश वेक्टर और ये एक माइनस आ रहा है इसके साथ ये आएगा, अंडरस्टैंड हो रहा है ना? तो यहां अगर तुम एक माइनस लगा लो तो लिख सकते हो Q1 R1 वेक्टर प्लस Q2 R वेक्टर, R1 नहीं R वेक्टर। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सोच जरा यहां से R वेक्टर बाहर लिखा जा सकता है तो सोच PO डैश इज इक्वल टू हो गया Q1 R1 वेक्टर प्लस Q2 R2 वेक्टर माइनस यहां पे लिख सकते हो Q1 प्लस Q2 और यहां R वेक्टर बाहर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देख मैं तुम्हें समझाता हूं कैसे, मैं क्यों ये कर रहा हूं, तुम्हें ये बात समझ आ जाएगी। बाकी तो बहुत सिंपल है, डाइपोल वगैरह उसमें कुछ होता नहीं है, बट पहले बेसिक बात समझो, इससे बहुत सारी चीजें क्लियर होगी। क्योंकि क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि हमेशा प्लस माइनस से ही आता है, कुछ और भी चीजें लगाई जा सकती हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रूशियल। ठीक है, देखो तुम सोच के देखो, अगर ये दोनों के साइन दिए होते तो क्या यहां पे साइन आते, यहां पे भी साइन आते कि नहीं आते? पक्का आते। ये बात समझ में आ रही? अब सोच, ये क्या लिखा है, दिस इज द टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम। इस पूरे सिस्टम में जितना चार्ज था वही तो ये लिखा है। अब सोच अगर टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम जीरो कर दिया जाए, आपसे मैं ये बोलूं कि अगर मैं कहूं कि इफ Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू 0 तो इसका मतलब हो गया PO डैश इज इक्वल टू Q1 R1 वेक्टर प्लस Q2 R2 वेक्टर इज इक्वल टू, देख ये टर्म बचेगा और ये किसके बराबर है, तो इसका मतलब P ऑफ O। इसका मतलब कि डाइपोल मोमेंट पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता है अगर सिस्टम का नेट चार्ज जीरो हो। यार इसी पे क्वेश्चन आ सकता है नीट में, उसमें कुछ बड़ी चीज थोड़ी ना है, वो आपको डाल सकता है क्वेश्चन। अगर नॉलेज नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे। तो इसका मतलब अगर सिस्टम का नेट चार्ज जीरो है तो डाइपोल मूवमेंट कभी भी इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा कि तुम उसको किस पॉइंट के अबाउट निकाल रहे हो। मे भी तुम ओरिजिन के अबाउट निकालो, मे भी तुम O डैश के अबाउट निकालो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये चीज आती है। अब सोच लीजिए ये चीज क्या लिखी है, मैं तुम्हें ये दिखाता हूँ, समझना। Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू 0 जो मैंने लिखा है वो तुम्हें यहां समझ आएगा। अब तुम्हें जो बोर्ड में पढ़ाया जाता है, ये जो टीचर्स तुम्हें पढ़ा देते हैं उसके बारे में तुम जरा देखो क्या वो बोल देते हैं तुमसे, वो समझना। वो ऐसे बोलते हैं और तुम्हें एक तरह से रटवा देते हैं। वो कहते हैं यहाँ पे एक माइनस Q चार्ज मान लो और यहाँ पे एक प्लस Q चार्ज मान लो। मुझे भी कोई दिक्कत नहीं, मान सकते हैं कि नहीं मान सकते। चलो ये ओरिजिन हो गया, इसका पोजीशन वेक्टर मान लो R2 है, इसका पोजीशन वेक्टर R1। मैं जानबूझ के मान रहा हूं ताकि तुम थोड़ा समझ पाओ मेरी बात को, ठीक है। अब मुझे बताओ ये तो एक डाइपोल है ना, ये बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? सोच अगर मैं इससे उससे मिला दूं तो इसको मैं R नाम दे सकता हूं, वेक्टर बाद में देखूंगा, अभी पहले R इसकी डिस्टेंस को नाम दे सकता हूं कि नहीं दे सकता हूं, तुम्हें ये फॉर्मूला भी रटा होगा। बट अगर तुम मेरे प्रोसेस से जाओ तो तुम क्या लिखोगे, डाइपोल मूवमेंट अबाउट O इज इक्वल टू क्या, साइन के साथ। अब तो माइनस प्लस पता है तो साइन रखोगे ना, तो माइनस Q R1 वेक्टर प्लस Q R2 वेक्टर, रखा कि नहीं रखा? अब देख Q कॉमन ले, यहां क्या आ गया, ये प्लस है तो पहले लिख लिया, ये माइनस है, माइनस R1 वेक्टर। अब जरा ढंग से देख, R2 माइनस R1 लिखा है, इसका मतलब ट्रायंगल लगा होगा तो ये वेक्टर ऐसे रहा होगा और इसको R वेक्टर मान सकते हैं, यानी दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस। बोलो तो यहां क्या लिख सकते हो, इस चीज को जरा समझना। यहां लिख सकते हो R1 वेक्टर प्लस R वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर। तो R वेक्टर कितना आ गया, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, और वही तो तुमने ये लिखा हुआ है ये। इसका मतलब ये क्या लिख सकते हो, Q R वेक्टर, दिस इज डाइपोल मोमेंट अबाउट O।
इसका मैग्नीट्यूड ले लो, अगर मैग्नीट्यूड लोगे तो क्या आ जाएगा, जरा ढंग से देखो, तो यह आ जाएगा P अबाउट O इज इक्वल टू क्यू आर। और यही तो डिफिनीशन होती है तुम्हारे पास। तुम्हें क्या बोला जाता है कि दो चार्जेस हैं, एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू, इनके बीच की डिस्टेंस 2l है, तो डाइपोल मोमेंट इज 2ql बोला जाता है कि नहीं। तो एक्चुअली क्यू चार्ज इनटू बीच की डिस्टेंस, वही तो ये डेफिनेशन आ रही कि नहीं आ रही। और तुम्हें ये भी कहा जाता है कि हमेशा वो कैसे होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। नेगेटिव से पॉजिटिव तो अपना खुद ही आ रहे थे यार, वेक्टर किधर की तरफ, ये यार वेक्टर ये नेगेटिव से पॉजिटिव है कि नहीं। आप जरा ढंग से समझ इस बात पे आओ। देख इस सिस्टम का नेट चार्ज 0 है, Q1 plus Q2 is equal to 0। क्यों, ये Q1 मान लो, इसको Q2 मान लो, तो बताओ Q1 plus Q2 क्या हो गया, 0। यानी इसका डाइपोल मोमेंट ओरिजिन पे डिपेंड नहीं करेगा। इसीलिए तुमको कभी वहां पे बताया नहीं जाता है कि इसका ओरिजिन के अबाउट लेना है कि किसके अबाउट लेना है। वो डायरेक्ट क्या कर देते हैं, Q into 2L, खत्म। अब तुम सोच के देखो, अगर ये मैं लिखना चाहूंगा तो ये वही तो फॉर्मूला हो गया। अगर मैं यहाँ 2L रख देता तो यहाँ 2L आता तो Q into 2L। ये बेसिक डेफिनेशन होती है डाइपोल मोमेंट की। तो दिस इज डाइपोल मोमेंट। लेकिन बेटा जो हमें ये हमारी बुक में जो हमें पढ़ाया जाता है ना, मैं भी इसको देखो, जो हमें बोला जाता है, ये समझ में आ गया सबको। देखो उसमें जो हमें बोलते हैं वो क्या कहते हैं, वो तो थोड़ा समझना। मैं तुम्हें ये भी करके दिखा देता हूं, इसको किसी और पॉइंट के अबाउट भी तुम लेना चाहोगे तो वो भी वही आएगा, जरूरी नहीं कोई भी पॉइंट ले लो। अच्छा सोचो, मान लो तुम यहां पे कोई पॉइंट ले लेते हैं इस जगह, तो सोच इसका पोजीशन वेक्टर ये और ये, तो ये अगर तुम R2 डैश मानते तो R2 डैश माइनस R1 डैश आता तो वो भी तो R ही होता ना। तो कोई फर्क नहीं पड़ता तुम इस पॉइंट के वर्ड लो या इस पॉइंट का वर्ड लो, समझ आ रहा है। हमें जो बुक में पढ़ाया जाता है वो क्या कहा जाता है, हमसे ये कहा जाता है कि यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पे एक माइनस क्यू चार्ज है और इनके बीच की डिस्टेंस 2l, और वो कुछ नहीं सोचते, तुमसे कह देते हैं कि हमेशा माइनस से प्लस की तरफ हमेशा डाइपोल मोमेंट लिखना है, और उसको हम लोग P इज इक्वल टू हमेशा लिख देते हैं Q into 2l, समझ आया कि नहीं। और डायरेक्शन हमेशा इधर की तरफ। तो अगर इसको तुम इधर की तरफ आई कैप मानते हो तो इसमें ये लिख दो, खत्म। तो P वेक्टर इज इक्वल टू 2ql आई कैप, दिस इज डाइपोल मोमेंट। बट ये जो हमें पढ़ाया जाता है वो है नेचुरल डाइपोल। हमारे जो सिलेबस में होता है, जब हम जैसे में कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैं कराऊंगा ऐसे 2-3 क्वेश्चंस तुम्हें, कि जैसे किसी रिंग के सेंटर पे कोई डाइपोल रख दिया गया है ना, तो उसमें लेंथ लेना बहुत जरूरी होता है, वो ली जाए कि ना ली जाए। तो हम जो हमारे सिलेबस में है वो बेसिकली नेचुरल डाइपोल है, और नेचुरल डाइपोल्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है 2l, ये बहुत स्मॉल मानी जाती है। 2l इज एक वेरी स्मॉल क्वांटिटी, बहुत कम। जैसे तुम केमिस्ट्री में पढ़ते हो कि NaCl होता है, तो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये भी तो एक डाइपोल ही फॉर्म कर रहा है, लेकिन इनके बीच की डिस्टेंस कितनी कम होती है। दीज आर नेचुरल डाइपोल्स। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो ये नेचुरल डाइपोल्स की तरह होते हैं। तो हम जो हमारे सिलेबस में होता है नेचुरल डाइपोल, बट क्वेश्चन जब नीट या JEE में कभी भी पूछेंगे तो वो कुछ भी पूछ सकते हैं, उसमें ये तुमसे नहीं कहेंगे कि ये नेचुरल डाइपोल है कि क्या है, वो किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। अंडरस्टैंड है। हाँ, अगर तुम्हें उसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है तो आप हमेशा ये मान के करना कि भाई ये नेचुरल डाइपोल का ही केस है। ओके, अंडरस्टैंड हुआ। तो डाइपोल की बेसिक डेफिनेशन तुम्हें समझ में आई। अब देखो इस पे मैं ये क्यों तुमको बता रहा था, ये भी मैं तुम्हें समझाता हूँ क्यों मैं इस तरह से डील कर रहा था। ये तुम्हारा बोर्ड वाला हो गया, समझ आ रहा है कि नहीं हो रहा है। बोर्ड वाले में हमेशा याद कर रखना, उसमें क्या रखना होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव। नेगेटिव से पॉजिटिव ना रखो, वेक्टर फॉर्म में लिखो, तब भी हमारा काम चलेगा। लेकिन ये रट के अगर तुमसे कोई क्वेश्चन ऐसे पूछ दे, मेरी बात समझ लेना ढंग से, तभी तुम्हें मजा आएगा। तुमसे ये कहे, चलो एक एग्जांपल लेते हैं, तुम्हें समझ में आएगा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। तुमसे ये कहे एक पॉइंट है A, एक पॉइंट है B, और बोले कि इसके कोऑर्डिनेट 2, 3, 4, इसके कोऑर्डिनेट सपोज मान लो कि 3 मान लो, 5 मान लो, 8 मान लो, ये कोऑर्डिनेट है। ऊपर नीचे तो कोई फर्क नहीं पड़ता यार, है ना। कोऑर्डिनेट मैंने मान लिया, इस पे मैंने रखा है सपोज एक प्लस क्यू चार्ज, और इस पे रखा है मैंने एक माइनस क्यू चार्ज। ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। और चलो मैं और थोड़ा चेंज करता हूं ना, मजा आएगी। इस पे रखो प्लस 2 क्यू चार्ज। अब तो ये तुम्हारे हिसाब से डाइपोल, मतलब जो तुम फॉर्मूला लगाते हो वो तो नहीं बन रहा है। क्यों? क्योंकि इस पे तो प्लस 2 क्यू चार्ज रखा है, इस पे क्यू चार्ज है, तो तुम्हारे हिसाब से तो ये नहीं फॉर्म होगा। बट अगर मैंने जो तुम्हें तरीका बताया, अगर तुम उसको डील करो तो तुम आराम से कर सकते हो। याद कर, नेट चार्ज क्या 0 हो रहा है? नहीं। तो क्या ये पोजीशन पे डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा? हाँ, अगर यहां ये लिखा होता तो क्या पोजीशन पे डिपेंड करता? नहीं। ये बात समझे। दोनों एग्जांपल्स होते हैं। तो पहले मान लो, चलो ये माइनस क्यू मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं, प्लस क्यू, तो तुम्हें ज्यादा समझ आएगा। ठीक है, बताओ क्या ये पोजीशन पे डिपेंडेंट होगा? नहीं, कहीं से भी निकाल सकते हो। तो सबसे बेटर तरीका ये है कि तुम्हें इसका भी पोजीशन वेक्टर पता है और तुम्हें इसका भी पोजीशन वेक्टर पता है। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो बताओ क्या तुम ये पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हो? बहुत आसान है। अगर तुम इसको आर वेक्टर मान लो तो आर वेक्टर तो तुम्हारे दाएं हाथ का काम है। कैसे? जल्दी बताओ। ये माइनस ये, तो क्या लिखोगे?
3i माइनस 2i एक ब्रैकेट में प्लस दिस माइनस दिस, तो क्या लिखोगे 5j माइनस 3j प्लस क्या लिखोगे, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। नहीं समझ आ रहा है, ये कितना 8k माइनस 4k, ये आ गया। क्या पोजीशन वेक्टर निकला है, तो बताओ डाइपोल मोमेंट। ओके बोर्ड लिखो, कहीं पे बोर्ड लिखो, क्या लिखोगे जल्दी बोलो, q और ये ब्रैकेट में जल्दी बताओ। मैंने देखो ये डायरेक्शन मैंने ऐसी ही मानी है, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं। यहां क्या लिखोगे, ये कितना आ गया i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप, दिस इज द आंसर। इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, पता चल जाएगा। समझ आया कि नहीं है? तो इस पे हमें कोई फर्क नहीं पड़ा, ये हमने ऐसे किया, लेकिन इसके बाद जो पहले जो हम क्वेश्चन कर रहे थे उसको भी जरा देख लो, वो भी तुम्हें समझना बहुत जरूरी है। मान लो तुमसे वो ये कहता कि भाई अच्छा एक बार बताओ, अगर वो तुमको इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रहा है माइनस क्यू के कोऑर्डिनेट, ए पॉइंट के कितने 2 3 4 ये कोऑर्डिनेट है, और यहाँ पे पॉइंट है बी इसके कोऑर्डिनेट। अब मान लो इस पे चार्ज 2 क्यू रखा तुमने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन डील कर रहा हूं 5 8 ये, ठीक है। तो बताओ ये ओरिजिन है। अच्छा बताओ ये कोऑर्डिनेट दिए तो ओरिजिन तो पक्का पता ही है ना, तो तुम इसका पोजीशन वेक्टर लिख सकते हो। वो पोजीशन वेक्टर चलो R2 मान लेते हैं। R2 वेक्टर बताओ कितना होगा 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 8k कैप। ओके, इसको यहां से मिलाओ, क्या इसका पोजीशन वेक्टर लिख सकते हो बहुत आसानी से, R1 वेक्टर व्हिच इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 4k। ये पोजीशन वेक्टर आ गया कि नहीं आ गया? अब सो डाइपोल मोमेंट लिखना है तो क्या ये नेट चार्ज जीरो है? नहीं जीरो है, तो नेट चार्ज जीरो नहीं है तो उसको ये बताना पड़ेगा ना कि डाइपोल मोमेंट किस पॉइंट के अबाउट निकालें। तो मान लो वो कहता है तुमसे डाइपोल मोमेंट अबाउट वो निकालना है, तो तुम सीधे अब ये नहीं कर सकते हो कि ये निकालो और उसमें क्यू को मल्टीप्लाई कर दो, नहीं, क्योंकि अब यहां चार्ज अलग है, यहां चार्ज अलग है। बात समझ में आ रही? तो अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, माइनस क्यू ब्रेकेट ओवर ये डिस्टेंस कितनी 2i प्लस 3j प्लस 4k, दिस इज जनरलाइज्ड वे, प्लस 2q ब्रेकेट ओवर 3i प्लस 5j प्लस 8k। ये अब सोच, इस पूरे से q बाहर आ सकता है, q बाहर ले लो, यहां क्या हो जाएगा माइनस 2i माइनस 3j माइनस 4k और प्लस ये अंदर 2 अंदर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 6i प्लस 10j प्लस ये कितना होगा 16, है ना। ये आप देखो q ब्रैकेट ओवर 2i या 6i है, कितना बचा 4i, या 3i या कितना 10, कितना बचा प्लस 7i। ओके, और यहां कितना बचेगा 12k। दिस इज द आंसर अबाउट को। बट ये डाइपोल मोमेंट किसी और के अबाउट नहीं निकाला, अगर किसी और पॉइंट के अबाउट निकालोगे तो कुछ अलग आएगा। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? पक्का ये डाइपोल मोमेंट की कंडीशन होगी, क्लियर है कि नहीं है? तो ये दो क्वेश्चन हो सकते हैं, ये डील करना बहुत आसान होता है। अच्छा कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि सर हम ऐसे क्यों जाएं, हमें ये पॉइंट पता है, तो वो कहते हैं कि सर ये मैग्नीट्यूड ऑफ r हम लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो लिखोगे तो 3 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 8 - 4 का होल स्क्वायर। बिल्कुल सही बात है, लेकिन अगर मान लो उसने आंसर वेक्टर फॉर्म में दिया हो तो क्या करोगे? फिर क्या इसका वेक्टर बनाओगे? इसलिए ज्यादा जरूरी होता है कि ये नॉलेज होना चाहिए, तो डायरेक्ट वेक्टर में लिखो। अब यहां से इसका मैग्नीट्यूड, अगर मैग्नीट्यूड फॉर्म में दिया हो तो इसका मैग्नीट्यूड निकालो। अगर मैग्नीट्यूड निकालोगे तो बताओ क्या लिखोगे, दिस इज इक्वल टू q, और यहां क्या आ जाएगा, यहां आ जाएगा रूट ओवर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ये आंसर खत्म, सिंपल बात है। तो इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है, बहुत आसान है डील करना। कैसे भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, डाइपोल मोमेंट के निकालना, कोऑर्डिनेट एक्सिस को डील किया जा सकता है। ओके, आप देखो इसमें कुछ और अच्छे क्वेश्चंस हम बनाते हैं, समझना। अगर नेट चार्ज पूरे सिस्टम का जीरो ना हो तो याद रखना कि उसका डाइपोल मूवमेंट किसी भी पॉइंट के अबाउट नहीं निकाला जा सकता, एक पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट ही निकाला जा सकता है। हर एक पॉइंट के अबाउट अलग अलग आएगा अगर नेट चार्ज सिस्टम का जीरो नहीं है। लेकिन अगर सिस्टम का नेट चार्ज जीरो है तो डाइपोल मूवमेंट किसी भी पॉइंट के अबाउट निकालो, वो अलग अलग कभी भी नहीं हो सकता, हमेशा एक ही वैल्यू आएगी। ओके, मान लो तुमसे ऐसा क्वेश्चन पूछा गया, देख अब कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं। मान लो तुमसे कहा गया कि ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, इस पे एक रॉड रख दी गई। बेटा क्वेश्चन कैसे भी हो सकते हैं, ये प्लस क्यू चार्ज है, इसके ऊपर कितना चार्ज है प्लस क्यू बोल, और इसकी लेंथ कितनी है। उन्होंने कहा कि ओरिजिन के अबाउट इसका मूवमेंट निकालो। ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है यूनिफॉर्म है, ठीक है, क्यू चार्ज है, बल्कि मैं तो कहता हूं कि चार्ज डेंसिटी मान लो प्लस लैम्डा, यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है प्लस,
प्लस लैम्डा है, ठीक है। आपको पूछा गया कि ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इसका मोमेंट अबाउट ओ क्या होगा, इसका मोमेंट अबाउट ओ क्या होगा। अगर तुम्हें थोड़ा सा भी याद हो, हमने जो मूवमेंट लिखा है वो क्या लिखा है, हमें अभी तक क्या पता होता था कि एक पॉइंट चार्ज होता था, बट यहां तो पूरी लेंथ में चार्ज फैला हुआ है, तो इसका मूवमेंट कैसे निकालोगे। अगर उस बेसिक नॉलेज से करोगे तो ये कभी नहीं आ सकता है। तो इसके लिए जो मैंने तरीका बताया उसको देखो कैसे, तुम सोचो क्या करोगे तुम। अब तुम्हें पता है कि पॉइंट का तुम मूवमेंट लिख सकते हो, बात समझे, वो हमें पता है। तो हम एक काम करते हैं, इस पॉइंट से x डिस्टेंस पे जाते हैं और यहाँ पे क्या कट कर लेते हैं, एक dx। तो मुझे बताओ इस dx पे dq चार्ज तो हो गई होगा ना, इस dx पे कितना चार्ज होगा dq, और वो भी प्लस का है। तो तुम बताओ ये लिख सकते हो, अगर ये x है, ध्यान से समझना मेरी बात। तो बताओ इस पे डिफरेंशियल मूवमेंट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा चार्ज, चार्ज कितना है dq इनटू लेंथ कितनी है यहां से देख x। अब तुम्हें dq निकालना है, dq निकालना बहुत आसान है, याद करो dq तुम कितना निकाल चुके हैं, dq इज इक्वल टू क्या, लैम्डा इनटू dx। वैल्यू डाल दो, तो dq की वैल्यू क्या डालोगे, लैम्डा इनटू dx, x इधर लिखो dx ऐसे लिखो, कोई डाउट तो नहीं। अब बताओ ये डाइपोल मूवमेंट है क्या, इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं क्या, इंटीग्रेट करो, कहां से कहां तक, 0 से लेके कहां तक जाना है, l तक, ये 0 से p। तो बताओ p इज इक्वल टू कितना आ गया, ये आ गया लैम्डा, और इसको क्या लिखोगे x स्क्वायर बाई 2, लिमिट लगाओगे तो क्या हो जाएगा l स्क्वायर बाई 2। ये बात समझ में, डायरेक्शन की तरह पॉजिटिव x की तरफ प्लस है तो इधर ही तो होगा ना, समझ आया ना ऐसे। अभी तो बताओ अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखा जाए तो क्या p वेक्टर अबाउट o, क्योंकि ये जरूरी है, अबाउट o इज इक्वल टू लैम्डा l स्क्वायर बाई 2, और इसको लिख सकता है क्या। बट मैं चाहता हूं इसको थोड़ा और दिमाग लगाओ। देखो हमारी लाइफ में मास डिस्ट्रीब्यूशन हम पढ़ चुके होते हैं, हमें आइडिया होता है कि मास डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, और मास डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से ही हम उसमें सेंटर ऑफ मास की भी बातें कर चुके होते हैं, कि हमें ये बात पता होती है कि अगर कोई मास डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसका सेंटर ऑफ मास कैसे निकाला जाए, ये सब बातें हम कर चुके होते हैं। यहाँ थोड़ा ध्यान दे, देख सेंटर ऑफ चार्ज कोई ऐसी चीज होती नहीं है और कभी एग्जिस्ट भी नहीं करती है, जो पढ़ा है वो ठीक नहीं है, बट हाँ इसका थोड़ा सा पार्ट हम देख सकते हैं कि अगर मास डिस्ट्रीब्यूशन और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिमिलर है तो हम ये मान सकते हैं कि इस जगह पे चार्ज पूरा का पूरा ओरिजिनेट होगा, ऐसा मान सकते हैं। मैं तुम्हें करके दिखाता हूं, देखो कैसे। तुम अगर एक बात सोच के देखो, इसमें यहां से यहां तक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म था कि नहीं था, पक्का। तो याद कर, अगर एक रॉड कंसीडर करते हो तो उसका सेंटर ऑफ मास कहां होता है, यहां से अगर डिस्टेंस निकाली जाए तो क्या वो l/2 होती है, अगर इसका मास m मान लो और लेंथ l मान लो, ये बात पक्का समझ आ रही है। अब देख इसी तरह का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इसके ऊपर, सेम देखो, ये है कि नहीं, ये शॉर्टकट है, मतलब आप इसको लगा सकते हो, बट जब दोनों सेम हो तो तुम सोचो अब इसका मोमेंट जो तुमने O के अबाउट निकाला है वो क्या निकाला है, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, लैम्डा l स्क्वायर बाई 2, ध्यान से समझना। देख मैं इसको लैम्डा लिखूं और l लिखूं और इनटू l/2 लिख दूं, देख इसकी लेंथ कितनी थी l, चार्ज डेंसिटी कितनी थी लैम्डा, तो इस पे टोटल चार्ज कितना हुआ लैम्डा इनटू l। तो ये क्या लिखा है चार्ज, और इनटू मल्टीप्लाई क्या है l/2, l/2 तो इसका सेंटर ऑफ मास होगा ना रॉड का, बोलो। तो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अगर मास और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एक ही जैसा है तो जहां पे मास के हिसाब से सेंटर ऑफ मास होता उसके हिसाब से उसको मान लेते हैं कि वहीं पे चार्ज पूरा होगा, तो ऐसे भी लिखा जा सकता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो ये वन ऑफ द एग्जांपल जो हम लोग जनरली डील करेंगे। अच्छा बताओ, मैं तुमसे ये कहूं, ये रॉड है, ठीक है, और सपोज मान लो एक रॉड ये, ठीक है, इस पे चार्ज डेंसिटी प्लस लैम्डा, लेंथ है, इस पे माइनस लैम्डा, लेंथ है, ये ओरिजिन, आई कैप जे कैप माइनस जे कैप माइनस आई कैप, ये बात सबको समझ में आती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बताओ डाइपोल मूवमेंट, अब तू सोच के देख, क्या इसका डाइपोल मूवमेंट पोजीशन पे डिपेंड करेगा, नहीं, क्योंकि जितना चार्ज इसके ऊपर है उतना चार्ज इसके ऊपर है, ये बात समझ में। बट इसको तुम अगर ऐसे कैलकुलेट करोगे तो भी हो जाएगा, और अगर जो मैंने तरीका बताया उससे करोगे तो उससे भी हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हम एक बार इसको करके देखते हैं, जरा समझते, ये हटाता हूं, ठीक है, आराम से समझ के देखना। तो मुझे बात बताओ, सिंपल लॉजिक, अगर इसको ओरिजिन मानते हो, ठीक है, तो सोच अगर ये नेगेटिव है
तो क्या चार्ज को नेगेटिव साइन से लेना पड़ेगा? तो क्या लिखोगे जरा देखो, मोमेंट अबाउट ओ इज इक्वल टू, इसको लिखो पहले, माइनस लैम्डा एल इंटू एल बाई टू। समझ आया? ये लिखना है, ओके। और इसको क्या लिखोगे, आई कैप। ये अगर यहां माइनस लगा दिया तो यहां दोबारा थोड़ी ना लगाओगे यार, इतना समझ में आ रहा है ना? ये तो आई कैप है, तुम ऐसे ही लिख रहे हो, बस नेगेटिव तुमने चार्ज को रखा है, तो ये तुमने अलग से ऐसे रखा है और ये रखा है, पोजीशन वेक्टर तो यही होगी ना। समझ आया कि नहीं? प्लस लैम्डा एल, और यहां क्या लिखोगे, एल बाई टू। लेकिन ये है किधर, इसका पोजीशन वेक्टर किधर की तरफ है, नीचे की तरफ, इधर मानोगे ना, तो यहां क्या लिखोगे, माइनस जे। खत्म बात। क्योंकि तुम इसका सेंटर कहां मानोगे नालायकों, यहां पे, तो ये पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ये होगा, ये इस तरह से इसका पोजीशन वेक्टर होगा। अंडरस्टैंड हो रहा है कि नहीं हो रहा? ऐसा। और इसका पोजीशन वेक्टर किधर होगा, इधर की तरफ, ये। लेकिन ये पोजीशन वेक्टर अगर आई कैप के टर्म में लिखोगे तो वहां क्या लिखना पड़ेगा, माइनस जे। लेकिन ये पोजीशन तुम्हें आई कैप के टर्म में लिखा होगा तो क्या लिखना पड़ेगा, प्लस आई। अब इसको सॉल्व कर लो, तो देखो ये नंबर क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा पूरा, तो लैम्डा एल इंटू एल बाई टू, और ये आएगा माइनस आई कैप माइनस जे कैप। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हो तो दिस इज इक्वल टू लैम्डा एल बाई टू, और यहां रूट टू आ गया, और देखो तो क्या आ जाएगा, लैम्डा एल स्क्वायर बाई रूट टू। देखो ये वन ऑफ द वे है, ठीक है। अब मान लो कोई बच्चा कहेगा नहीं सर हम ऐसे नहीं करना चाहते, वो कहेगा सर ये सेंटर माना, ये सेंटर माना, इसको ऐसे ज्वाइन कर दो, और ये नेगेटिव है चार्ज, यहाँ पे माइनस क्यू है और यहाँ पे क्या प्लस क्यू, तो डायरेक्शन ये होगी। मैं भी मना नहीं कर रहा हूँ, मुझे भी कोई दिक्कत नहीं। तो देखो ये डिस्टेंस कितनी है, एल बाई टू, ये डिस्टेंस कितनी है, एल बाई टू, तो ये कितनी हो गई, एल स्क्वायर बाई फोर प्लस एल स्क्वायर बाई फोर, तो कितनी आ गई, एल स्क्वायर बाई टू, सॉरी ये टर्म, क्योंकि बाई फोर टू आ जाएगा, ये बात समझे? तो कितना हो गया, एल बाई रूट टू। समझ आया ना? तो देख चार्ज है कितना, क्यू लैम्डा इंटू एल। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अब अगर तू डाइपोल लिखना चाहेगा तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, ये, और चार्ज कितना है, चार्ज ये किसके बराबर है, माइनस लैम्डा एल के बराबर नहीं है। तो अगर तुम डाइपोल मोमेंट लिखोगे तो क्या लिखोगे, वो लिखोगे क्यू, यानी कि क्यू इंटू ये, क्यू इंटू एल बाई रूट टू, और क्यू की वैल्यू कितनी है, लैम्डा एल इंटू एल बाई रूट टू। तुम सोच के देखो यही तो है, ये तो डाइपोल मोमेंट आ गया। समझ आया? डायरेक्शन किधर, इधर। अब देख ये डायरेक्शन जो है इसमें दोनों नेगेटिव है, आई भी और जे भी, इसलिए ये वेक्टर फॉर्म में आ रहा है, बट मैग्नीट्यूड तो वही आया ना जो यहाँ आ रहा है, नालायक को समझ में आना चाहिए ना। तो ये तुम्हें वेक्टर फॉर्म भी देता है, और वेक्टर फॉर्म के बाद तुम मैग्नीट्यूड निकालना चाहो तो मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और देखो जैसे तुमने ऐसे क्वेश्चन पढ़ा होगा, ये एक रिंग है और तुमसे ये कहा जाए कि इस रिंग के ऊपर मान लो बोलो कि प्लस क्यू चार्ज है, कितना चार्ज है, प्लस क्यू, और सेंटर के ऊपर यहाँ पे ये रिंग का सेंटर है, इस पे तुम यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज रख दो और यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज रख दो, और बताओ इसकी रेडियस आर है, तो डाइपोल मोमेंट। अब देख समझना, ये रिंग है और इसका मास डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल सेम है, तो बोल इसका सेंटर ऑफ मास कहीं आएगा कि नहीं आएगा, और सेंटर ऑफ मास की ये डिस्टेंस अगर तुम याद करो तो ये 2r बाई पाई होती है, बोलो यार। तो बता मूवमेंट कितना हो गया, और चार्ज प्लस जितना माइनस है उतना प्लस है, तो बताओ मूवमेंट कितना हो जाएगा, q इंटू एल, एल मतलब ये डिस्टेंस, तो क्या लिखोगे, q इंटू 2r बाई पाई, और डायरेक्शन किधर है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, ऊपर की तरफ। अगर इधर तुम जे कैप मानते हो तो क्या ये लिख सकते हो, आंसर है ना। तो जितने भी ऐसे केसेस हैं तुम एक एक लाइन में डील कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, चाहे जैसे भी क्वेश्चन आए कोई भी दिक्कत नहीं, 1% समझ आ रहा है। तो वेक्टर फॉर्म में डील करो तो और मजेदार चीज है। नेट डाइपोल तुम्हें समझ में आता है किस तरह से उसको कैलकुलेट करना होता है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। 1 मिनट इसको समझो, मैं आया। ओके ये समझ गए सब लोग। और देखो ऐसे बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन कैसे वो करते हैं डील, देखो ये बहुत बकवास होता है। देखो ये मान लिया
साइड ए साइड ए साइड ए, बोला इसके ऊपर एक -2q चार्ज रख दिया गया, इसके ऊपर +q, इसके ऊपर +q। बताओ सिस्टम का डाइपोल मोमेंट क्या होगा? बताओ टोटल चार्ज 0 है तो क्या पोजीशन पे डिपेंड करेगा? नहीं। तो बताओ अगर इस -2q को तुम क्या मान लो, -q और -q, तो सोच एक डाइपोल मोमेंट ये हो गया p, एक डाइपोल मोमेंट हो गया ये p, साइड सेम है तो ये एंगल कितना हो गया 60 डिग्री। क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो क्या लिखोगे p² + 2p × p × cos ऑफ 60 डिग्री का रूट ओवर, ये रिजल्टेंट आ गया। सो इस cos 60 कितना 1/2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो √3p, और p की वैल्यू कितनी q × a, तो q × a √3। दिस इज द डाइपोल मोमेंट, रिजल्टेंट खत्म। कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिंपल लॉजिक है। कई बार ऐसा बोलते हैं क्वाड्रापोल जिसको बोल सकते हो, मतलब किसी भी तरह, यहाँ बोला कि एक +q चार्ज है, यहाँ बोला एक +q चार्ज है, और सेंटर पे यहाँ -2q चार्ज रख दिया। ये डिस्टेंस मान ली a, ये डिस्टेंस मान ली a, इसका डाइपोल मोमेंट 0। क्यों? इसका डायरेक्शन इधर आएगा, ये इसका डायरेक्शन इधर आएगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, क्या हो जाता है 0। सिस्टम का डाइपोल मोमेंट कितना आ गया? 0 आ गया। सिंपल लॉजिक, कोई भी बड़ी चीज है ही नहीं फेल करने के लिए। ओके, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत आसान चीज है। अब तुम्हें दो चीजें और बहुत आसानी से पता होनी चाहिए, मैं जल्दी से बताऊंगा, उसके प्रूफ अभी कुछ नहीं करने हैं, ठीक है, पर तुम्हें लॉजिकली समझना है। मान लो अगर इस पे एक -q चार्ज रखा जाए, इस पे एक +q चार्ज रखा जाए, बीच पे डिस्टेंस 2 है, तो इसके सेंटर से यहां से इस पे x डिस्टेंस पे p पॉइंट है। कितनी डिस्टेंस पे? x डिस्टेंस पे p पॉइंट है। बताओ इस जगह पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी? एक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ओके, उसके एक्सियल पोजीशन पे। तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा, तो सोचो नेगेटिव से पॉजिटिव इधर की तरफ, ओके, ये समझ आ रहा? ये, और इसकी वैल्यू कितनी होगी? दिस इज इक्वल टू 2kp अपॉन x3, ये याद रखना, और डायरेक्शन आई के इधर डाल दोगे। तो सोच जरा, जो डाइपोल की डायरेक्शन है, क्योंकि डाइपोल नेगेटिव से पॉजिटिव होता है, तो उसकी डायरेक्शन भी तो इधर है, वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की है। तो मैं यहां से आई कैप ना लिख के इन जनरल लिख सकता हूं 2kp वेक्टर डिवाइड बाई x3। ओके, की वैल्यू कितनी? 1/4πε0। ओके, इसके इक्वेटोरियल एक्सिस पे यहां पे ये डिस्टेंस x, उसकी वजह से फील्ड इधर होती है, और उसको लिखा जाए अगर हम वेक्टर फॉर्म में, तो हम लोग उसको ऐसे देखते हैं kp वेक्टर डिवाइडेड बाय x3, और यहां एक माइनस लगा दो। क्यों मैंने इसे बोला? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है और डाइपोल की डायरेक्शन इधर है, तो एक माइनस लगा दोगे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आ जाएगी। अंडरस्टैंड? याद करो, इससे अगर मैं थीटा डिग्री पे चला जाऊं, p पॉइंट है और ये एंगल हो गया थीटा, ये डिस्टेंस हो गई x। याद रखना। अच्छा तुम एक बात सोच के बताओ, ये बहुत आसान होता है, बच्चे इस पे कंफ्यूज होते हैं, बहुत आसान है। सोच डाइपोल मूवमेंट ये है कि नहीं इसका, अब सोच इसका अगर एक इधर की तरफ कंपोनेंट करो तो ये क्या होगा? p cos थीटा, और इसके परपेंडिकुलर एक कंपोनेंट करो तो वो क्या होगा? p sin थीटा, क्योंकि ये थीटा है ना। तो सोच ये जो डाइपोल, अगर तुम थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ, अगर ये डाइपोल ले रहे हो तो ये एक्सियल पोजीशन हो गई ना, इसका मतलब इसकी वजह से इधर की तरफ जो फील्ड आएगी वो कितनी आएगी? 2k, और p की जगह क्या आएगा? p cos थीटा डिवाइडेड बाय x3, ये आ गया। सोच ये इधर है तो इसकी वजह से अपोजिट आएगी इधर, और ये क्या होगा? kp sin थीटा डिवाइडेड बाय x3। अब सोच अगर रिजल्टेंट निकालना है तो ये पैरेललोग्राम बना लो, इसमें क्या है यार? तो ये क्या हो गया? रिजल्टेंट। सोच अगर मुझे ई रिजल्टेंट निकालना है तो मैं क्या लिखूंगा? 2kp cos थीटा बाई x³ का होल स्क्वायर प्लस kp sin थीटा अपॉन x³ का होल स्क्वायर का रूट। अब जरा ढंग से देखो, kp x³ दोनों के स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो क्या बाहर आ गया? kp अपॉन x³ बाहर आ गया। अंदर क्या बचा? यहाँ 2 स्क्वायर करोगे 4 और cos स्क्वायर थीटा, तो 4 cos स्क्वायर थीटा, और प्लस यहाँ कितना बचा? sin स्क्वायर थीटा। sin स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो? 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, एक माइनस cos स्क्वायर, यहाँ 4 है, तो क्या बचेगा? 3। आंसर आ गया। यानी kp अपॉन x³ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। दिस इज द रिजल्टेंट फील्ड एट जनरल पोजीशन।
लोग करते रहते, वो अलग बात है। अच्छा जरा सोच के देखो, अगर मैं इस एंगल को अल्फा मान लूं, ठीक है, इस एंगल, तो बताओ तुम tan अल्फा क्या लिख सकते हो? tan अल्फा इज इक्वल टू व्हाट? ये अल्फा है तो देख ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया, तो दिस अपॉन दिस, समझ आया? तो देखो क्या लिखोगे, kp sin थीटा अपॉन x क्यूब डिवाइडेड बाई 2k p cos थीटा अपॉन x क्यूब kp चला गया है ना, sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा और 1/2, इसका मतलब tan अल्फा इज इक्वल टू 1/2 tan थीटा। ये भी एक रिजल्ट याद रखना, कई जगह तुम्हें काम आएगा। समझ आ रहा है? कोई डाउट नहीं है? तो इक्वेटर पे फील्ड हमेशा डाइपोल के परपेंडिकुलर होती है। देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा गया, ढंग से समझना, इंपॉर्टेंट है बट समझना। एक छोटा सा एग्जांपल करा देता हूं। देखो ये एक रिंग है, ठीक, आप सोचिए इसका सेंटर यहां है, आपसे केवल इतना कहा गया कि इस रिंग पे मान लो प्लस क्यू चार्ज है, रिंग पे चार्ज कितना है? प्लस क्यू, और कहा गया कि सेंटर पे एक डाइपोल रख दिया गया। सेंटर पे क्या रख दिया गया? एक डाइपोल, जिसकी डायरेक्शन उसके एक्सिस के अलोंग है, ऐसे पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, ठीक है, या नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है। यहां पे डाइपोल रखा गया है सेंटर पे, समझना, और उसका डाइपोल मोमेंट कितना दिया गया? P। डाइपोल मोमेंट कितना दिया गया? P। तो बताओ ये डाइपोल इस रिंग के ऊपर कितना फोर्स लगाएगा? अब तुम ढंग से समझना मेरी बात, तभी तुम्हें मजा आएगी। तो मुझे बताओ, अगर डाइपोल मूवमेंट इधर है ये, और ये रिंग है, ठीक है, तो सोच ये भी परपेंडिकुलर हुआ, ये भी परपेंडिकुलर हुआ, ये भी परपेंडिकुलर हुआ, और ये भी परपेंडिकुलर हुआ, हुआ कि नहीं हुआ? तो अगर देखा जाए तो डाइपोल की ये कौन सी पोजीशन है? इक्वेटोरियल पोजीशन, और उस जगह फील्ड किधर होती? इधर। तो ये भी तो इक्वेटोरियल है इधर, ये भी तो इक्वेटोरियल है इधर, ये भी इधर। तो सोच इस रिंग के, पूरी रिंग के ऊपर तुम ढंग से अगर देखो तो क्या पूरी रिंग के ऊपर इधर की तरफ एक फील्ड लगने लगेगी, और वो फील्ड कितनी होगी? अगर वो देखो तो वो इक्वेटोरियल वाली पोजीशन, यानी के पी अपॉन एक्स क्यूब। समझ आया कि नहीं? अब सोच इसके फील्ड लग रही है, उस पर चार्ज कितना है? क्यू। तो बता फोर्स कितना हो जाएगा रिंग के ऊपर? रिंग के ऊपर फोर्स हो जाएगा के पी क्यू अपॉन एक्स क्यूब। दिस इज द आंसर। कहने को कुछ नहीं, बहुत छोटी सी बात है, बट ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। मैंने रिवीजन करा दिया है डाइपोल का, इसे क्वेश्चन और लगा लेना। जो डाउट हो तो मुझे व्हाट्सएप करना, मैं बता दूंगा। ओके, क्लियर है बेटा? ओके, गुड डे।